गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था? तो इससे गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे या फिर सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर मुद्रा के फुल फॉर्म देखें तो देखिए क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है और यह सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा ऋण को जो है 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी क्या है? शिशु, दूसरी देखा जाए किशोर और तीसरी देखा जाए तरुण। अगर हम शिशु के अंतर्गत देखें तो शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं अगर किशोर के तहत देखा जाए तो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे जो है तरुण के अंतर्गत 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 3 श्रेणियों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपसे, मोस्ट प्रोबेबल आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस नौसेना पोत को प्रेसिडेंट कलर या फिर राष्ट्रपति निशान प्राप्त हुआ है? INS विक्रमादित्य, INS मगर, INS वलसूरा या फिर INS केसरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, INS वलसूरा को प्रेसिडेंट कलर या फिर राष्ट्रपति निशान प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नौसेना पोत INS वलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर या फिर जिसे हम राष्ट्रपति निशान कहते हैं वो प्रदान किया गया है। INS वलसूरा को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस निशान को या फिर इस प्रतिष्ठित सम्मान को देखिए किससे प्राप्त किया? तो निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण सिंह साम्याल ने एक प्रभावशाली परेड में अपनी यूनिट की ओर से राष्ट्रपति निशान को प्राप्त किया। इस निशान को देखिए किस समय प्रदान किया जाता है या किस उद्देश्य से प्रदान किया जाता है? तो जिसने भी जो शांति और युद्ध यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही समय में जो राष्ट्र को अपनी सेवा प्रदान किया है, तो राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य इकाई को, ध्यान रखिएगा, किसी भी सैन्य इकाई को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जाता है। और अगर सबसे पहला जो राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया था वो किया गया था भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी जिसे देखा जाए 27 मई 1951 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1951 में किया गया था सबसे पहले, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम INS वलसूरा की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण पोत है जिसे कि 1942 में स्थापित किया गया था। तो ये 1942 से जो है ये कार्यरत है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर या फिर 5 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है, 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति के द्वारा। तो देखा जाए यहाँ पे 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वां बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता किया गया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता थी, 67वीं बैठक थी ये। इस बैठक के दौरान में जो है डॉल्फिन के संरक्षण के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है प्रत्येक 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 5 अक्टूबर क्यों? 5 अक्टूबर के दिन देखा जाए 2010 में डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। इस कारण से जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नासा के द्वारा सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की गई है? 55, 60, 65 या फिर 70। करेक्ट आंसर सी है, 65 नए ग्रहों की खोज की गई है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा सौर मंडल के बाहर। ठीक है, इसके बारे में देखें तो नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के द्वारा पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की गई है।
इन नई खोज के बाद जो है अब तक खोजे गए ग्रहों, बाह्य ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो गई है? लगभग 5000 से अधिक हो गई है। इनमें से कुछ ग्रह जो हैं वो पृथ्वी जैसे हैं, ठीक है। इन 65 जो नए जो खोजे गए ग्रह हैं उनके अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन ग्रह की सतह पर रोगाणुओं, पानी, गैसों और यहाँ तक कि जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। और खोजे गए ग्रहों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं और रचनाएं हैं, जैसे कि गैसीय ग्रहों को जो गैसीय ग्रहों को बृहस्पति से कई गुना बड़े हैं इसमें से। और इसमें से देखा जाए कुछ ग्रह जो है वो पृथ्वी के समान छोटे हैं, कुछ चट्टानी हैं, चट्टानी दुनिया आदि प्रकार के जो ग्रह हैं, ये कुछ विशेषताएं हैं इन ग्रहों की जो खोजे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 65 नए ग्रह खोजे गए, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। इसमें देखा जाए जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसने इस टेलीस्कोप ने एक ऐसा चित्र लिया है जिसमें हजारों आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं और इस बात की संभावना है कि उनमें से प्रत्येक में पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं, जिसकी जानकारी हमें अभी तक शायद ना हो, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके द्वारा कई जो है, जिसमें से कई जो हजार जो है आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं और इसमें ये माना जा रहा है कि इन आकाश गंगाओं में कई ऐसे जो है पृथ्वी जैसे भी ग्रह हैं, तो जिसके बारे में भी जानकारी हमें नहीं है। तो नए जो है 65 ग्रहों को खोजा गया है। ये 65 ग्रहों को खोजा गया है जो कि सौरमंडल के बाहर हैं, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या है? अमेरिका, चिली, फ्रांस या फिर भारत। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चिली का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर है मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें चिली के सेंट्रल बैंक को, तो देखिए किस नाम से जाना जाता है? बैंको सेंट्रल डी चिली, ठीक है। देखिए चिली के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले भी बात किए थे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं चिली। देखा, चिली जो है साउथ अमेरिका का एक देश है, जिसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोकेशन देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका का दक्षिण भाग है, जिसमें आपको चिली जो है वेस्ट की तरफ देखने को मिल रहा है। चिली जिसकी राजधानी देखिए सैंटियागो है, यहाँ की मुद्रा पेसो है। और यहाँ पे भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने कुछ दिन पहले चर्चा किया था कि चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। इनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक, ठीक है। गैब्रियल बोरिक देखिए लगातार चिली 2 बार चर्चा में रहा। एक तो वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, दूसरा वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए चिली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिली की लोकेशन सैंटियागो, यहाँ पे जो है चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। और इसके देखा जाए तो किन किन देशों से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर पेरू है, फिर बोल्विया है और अर्जेंटीना से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और यहाँ पे जो इसकी समुद्री सीमा है वो पैसिफिक ओशियन से लगती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? देखिए ये तो पूछने वाला प्रश्न था ही नहीं, सबके मुंह पे पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके तहत कुछ हमें महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना है। वो क्या है वो देखेंगे। तो देखा जाए सबसे आंसर, हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी, और ये इनका दूसरा काल है, ठीक है। दूसरा जो है इनका चरण होगा ये। और यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। 5 वर्षों का कार्यकाल होगा। और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल ने इनको लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस स्टेडियम का नाम ध्यान रखिएगा, लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इकाना स्टेडियम कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो आप 2 जो है उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जिसमें से देखा जाए पहले जो हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे देखा जाए तो ब्रिजेश पाठक जो हैं ये नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 50 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई है। इसमें से देखा जाए तो 16 कैबिनेट मंत्री पद के थे और यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार के जो हैं 14 राज्य मंत्री और 20 जो हैं राज्य मंत्री, इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश को जो है, जब इसे हम पहले जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश नाम जो है इसका किस वर्ष में पड़ा था, ठीक है। ये आप मुझे इसका नाम बताएं, ठीक है। आते हैं किस वर्ष पड़ा था, ये मुझे ईयर बताइए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट
प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, ठीक है, निर्यात के आधार पे यानी कि व्यापार के आधार पे? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर इज डी है। गुजरात जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा है और इसे जो है इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी हाल में देखा जाए नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया है और यह रिपोर्ट जो है इसके किसके सहयोग से इसे जारी की गई थी? तो यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धात्मक संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से इसे जारी किया गया था। इस सूचकांक में गुजरात जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है वो शीर्ष पे रहा है, दूसरी बार, ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और गुजरात के बाद जो राज्य हैं, ठीक है, निर्यात में, तो वो देखा जाए फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, हरियाणा और देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान छठा है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान आता है, ठीक है। ये स्थान ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 राज्यों के ध्यान रखिएगा और उत्तर प्रदेश का भी स्थान ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सूचकांक में जो है, इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण जो है इस बात पर प्रकाश डाला गया है इसमें कि देश के अधिकांश तटीय राज्य जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जितने भी जो है तटीय राज्य हैं वो उनका निर्यात में देखा जाए उनका प्रदर्शन बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा है और इसमें देखेंगे तो आप तटीय राज्य जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस सूचकांक के द्वारा 4 स्तंभों पर स्थान जो है दिया गया। तो 4 स्तंभों के आधार पर जो है इसमें जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। और ये 4 स्तंभ कौन है? व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र है, नीति है, निर्यात प्रदर्शन है और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र। इन 4 स्तंभों के आधार पर जो है लोगों को रैंकिंग प्रदान की गई है और ये सूचकांक जो है देश की निर्यात उपलब्धियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इसी के साथ देखा जाए इस सूचकांक में जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और राज्य मेघालय, ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले श्रेणी में रखे गए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो विश्व माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी इस वर्ष देखा जाए तो 1.6 से बढ़कर के 1.7% हो गई, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात जो अभी तक का भारत का एक इतिहास है कि यहाँ पे जो विश्व व्यापार जो है वो लगभग कितने ट्रिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का रहा है, वो 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत के निर्यात की, अगर हम भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो भारत का निर्यात 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि विशाल क्षमता का संकेत देता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है डेटा काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा का विषय बना था कि अभी तक के देखा जाए ये बहुत बड़ा एक निर्यात रहा है 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी जो हमने आपसे बात किया कि यहाँ पे तटीय राज्य, तो बताइए कितने तटीय राज्य हैं और सबसे लंबी जो है तटरेखा किस राज्य की है वो मुझे आप बताइए। भारत के मुख्य भूमि के राज्य, ठीक है, कितने हैं ये मुझे बताएं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का प्रायोजक बना है? बाइजू, वीवा, अनअकैडमी या फिर ओप्पो? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाइजू जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का प्रायोजक बना है। और इसके देखा जाए तो बाइजू की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है बाइजू, और इसे देखा जाए फीफा विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको स्पॉन्सरशिप मिली है किसकी? फीफा विश्व कप 2022 की। अगर हम बात करें इसके साथ ही बाइजू जो है वो फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन गई। स्टार है ये प्रश्न, ठीक है। अगर हम बात करें इस बार की फीफा जो है फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे आयोजित होने वाला है, तो इस वर्ष होने वाला है नवंबर 2022 में आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? कतर में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऐसा पहला जो है फुटबॉल विश्व कप होगा जिसका आयोजन अरब जगत में किया जाए। तो पहली बार जो है फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, अरब जगत में किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? कतर में किया जा रहा है इस वर्ष 2022 में। कहाँ पे? तो नवंबर में होने वाला, जिसकी स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? भारतीय कंपनी बाइजू को मिली है, ठीक है। और ये पहली भारतीय कंपनी बनी है, ठीक है। इसके पहले जो है, और ध्यान रखिएगा, एशिया में आयोजित होने वाला ये दूसरा फुटबॉल विश्व कप होगा। इसके पहले बात करें दोस्तों तो वर्ष 2000 में पहली बार जो एशिया में फीफा विश्व कप हुआ था वो जापान और कोरिया में हुआ था वर्ष 2000 में, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बाइजू की बात करें तो देखा जाए बाइजू जो है एक मल्टीनेशनल एड टेक कंपनी यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में किया गया था। किसके द्वारा? बाइजू रविंद्र और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा किया गया था। बाइजू का हेडक्वार्टर देखिए बेंगलुरु है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भारतीय कंपनी के द्वारा इसको स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है फुटबॉल का, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये अरब जगत में पहली बार हो रहा है और एशिया में दूसरी बार हो रहा है, इसलिए ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को, 25 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 24 मार्च को? तो बताइए अब किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, ठीक है, 25 मार्च को बनाया जाता है। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। तो क्रूर दास्ता प्रणाली से पीड़ित और मारे गए लोगों की याद में प्रतिवर्ष 25 मार्च को दासता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए एक हमें तथ्य यहाँ से पूछा ही जाता है, एक दिवस जरूर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखा जाए इस दिवस का जो आयोजन का उद्देश्य क्या है, जो गुलामी और नस्लवाद की भयावहता के विषय में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष की जो थीम थी दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2022 की थीम क्या है? साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता, ये इस वर्ष की थीम थी। और दोस्तों अगर आपको ज्ञात हो कि अगर हम लोग इतिहास पढ़े ही हैं, हमको उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 16वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में लगभग 2 करोड़ लोगों को, ठीक है, जबरन, ठीक है, अफ्रीका से उत्तर और दक्षिण अमेरिका और यूरोप भेजा गया था। इनको एक तरीके से दास की तरह, ठीक है, इनको गुलाम की तरह वहाँ पे लेके गया था। इनसे एक तरीके काम कराया जाता था, कृषि कार्यों में संलग्न किया जाता। उसी का आज परिणाम है कि अगर आप देखें वर्तमान में जो अमेरिका हो गया, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप, वहाँ पे जो अफ्रीकी मूल की एक बड़ी आबादी जो है निवास करती, ये वही दौर है जब इनको 16 शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के रूप में जबरन लेके गया था, इनको दास्ता, इनको गुलामी कराने के लिए। ठीक है, बड़ी मार्मिक है, बहुत सारी आप किताबें भी पढ़ेंगे तो इवन आप एक पुस्तक है, अगर मैं देखूं तो मैं तो काफ़ी नेल्सन मंडेला से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ। इवन मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो अगर आपके पास कभी वक्त हो तो नेल्सन मंडेला को ज़रूर आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है पता चलेगा कि कैसी स्थिति थी, किस तरह की व्यवहार किए जाते थे। तो अच्छा है, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए किसी भी राजनीतिज्ञ की या फिर जो फेमस पर्सनालिटी रही हैं, जरूर पढ़िए उनका। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पे किसके द्वारा डेयर टू एरा DTB संचालित अनुसंधान शुरू करने की घोषणा की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा या फिर नीति आयोग के द्वारा? करेक्ट आंसर इज बी है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डेयर टू एरा DTB संचालित अनुसंधान शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसको टीबी को खत्म करना। ठीक है, और टीबी दिवस के अवसर पे यानी कि 24 मार्च के अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि किसके अंतर्गत है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है, उसके द्वारा जो है टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से डेयर टू एरा DTB डेटा संचालित अनुसंधान शुरू करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेयर टू एरा DTB किस विभाग के द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किस मंत्रालय के? यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाए। तो टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए, क्षय रोग से छुटकारा पाने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में इसे देखा जा सकता है। डेयर टू एरा DTB का मुख्य जो है टीबी कार्यक्रम होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल किए गए हैं। जिसमें से पहला पहल क्या है? इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम। दूसरी पहल क्या है? भारतीय टीबी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज, टीबी के खिलाफ निर्देशित उपचार और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए एक साक्ष्य आधारित विधि विकसित करना, ये जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इसके प्रमुख पहल जो है इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, खासकर हम लोगों ने विश्व टीबी दिवस के अवसर पे देखा था। और आप मुझे बताइए कि विश्व टीबी दिवस का जो है जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, किस वर्ष और किसके द्वारा खोजा गया था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बताया था अच्छे से। ठीक है,
अंतिम प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। करेक्ट आंसर सी है, नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। तो 10 दिन का लाल किला उत्सव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल किला उत्सव भारत भाग्य विधाता दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शुरू हुआ है और इस उत्सव का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। इस उत्सव में देखा जाए, ये उत्सव जो है, ये मेगा लाल किला उत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और यह किसके हिस्से के रूप में? आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान देखा जाए 70 से अधिक शिल्पकारों ने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये थे कुछ हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा, कौन सा है और वह किस ग्रह से संबंधित है? ठीक है, ये चीज़ बताइए अपना, और बताइए सर्वाधिक जो उपग्रह हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स, वो किस ग्रह के हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।